तो हेलो बच्चा लोग, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी वैष्णवी दीदी। आज मैं फिर एक और आपके नए लेक्चर के साथ ले आई हूं। मैं आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आई होप आपने जितने भी लास्ट चैप्टर मैंने आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में करवाया था वो सारे अच्छे से रीड भी कर लिए होंगे, और साथ में मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस करवाए थे वो भी आपने सीक्वेंस वाइज कर लिए होंगे। और अगर अभी तक भी आपने नहीं करा है तो आप उसे कर लो। और अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे आपका फिजिक्स का पेपर है या किसी भी सब्जेक्ट का पेपर जैसे बीच में आ रहा है, तो एटलीस्ट मतलब जो जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उसको तो कम से कम 1.5 घंटे तो दो ही। ऐसा नहीं कि अगर फिजिक्स का पेपर आ रहा है या मैथ का पेपर आ रहा है तो पूरे दिन मैथ ही पढ़ते रहो या फिजिक्स ही पढ़ते रहो। एटलीस्ट कम से कम 1.5 घंटे या 1 घंटे आप बाकी सब्जेक्ट के लिए भी निकाल सकते हो, जिससे कि आपका माइंड भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। और ऐसा भी हो कि आप जो उसका जो भी कंसेप्ट है वो भी एकदम भूल ना जाए, क्योंकि जैसे जैसे बोर्ड में क्या होता है कि 5-6 दिन दिया जाता है पेपरों के लिए, तो उसमें बच्चा जो होता है वो कंसेप्ट भूल जाता है। तो आप मेनली जो आपके सब सब्जेक्ट है उसको थोड़ा थोड़ा टाइम दो, और जो मेन सब्जेक्ट है यानी जिसका पेपर है उसको तो ज़्यादा टाइम दोगे ही। तो आपको अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस तरीके से इसे सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने से पहले अगेन 2 लाइन हो जाए। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे सवाल रखना, तेरे पीछे ना मेरा एतबार रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे ख्याल रखना, चन्ना मेरे यहाँ चन्ना मेरे यहाँ। ओके, तो अब बिगिन करते हैं फिर आज का सेशन। और अगर आपको इन सब में से किसी भी चैप्टर में कोई भी रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और जितना हो सके बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, तभी तो आपको ऐसे ही नए नए कंटेंट मिलते रहेंगे। और साथ में हम इसी तरीके से नए नए क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, जिससे कि हमारी जो रिवीजन है उसमें इम्प्रूवमेंट हो और हमारे अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया मार्क्स आ सके। तो स्टार्ट करते हैं फिर। देखो यहाँ पे मैंने अगेन यहाँ पे मार्क कर दिया है येलो और ग्रीन वाली लाइन से। तो येलो वाले से जो हाईलाइट यहाँ पे कर रखा है वो लिखा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच द मेटल एटम आर बिल्ड टू द नंबर ऑफ एनायन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी सच कंपाउंड आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड जो कि कॉम्प्लेक्सिटी नेचर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हम थोड़ा बहुत जो है वो पढ़ चुके हैं डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर, क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक भी जो होता है वो एक तरीके का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही फॉर्मेशन करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है। ये आप मतलब ये वाला पूरा एग्जांपल आप अपने बोर्ड के एग्जाम में पूरा बना के आ सकते हैं, जिसमें आप यहाँ पे जहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आयरन है और पीछे जो है साइनाइड का होल मॉलिक्यूल 6 है। और जो साइनाइड का होल मॉलिक्यूल 6 है उसका फीचर ये है कि ये जो होता है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। और ये कॉम्प्लेक्स की एंटाइटी इसे कह देते हैं हम, कोऑर्डिनेशन पेयर कह देते हैं। लोन पेयर डोनर हो जाएगा, लुईस बेस हो जाएगा, क्योंकि इसका काम है लोन पेयर को डोनेट करना, और डोनेट करने का काम जो होता है मेनली बेस का होता है। और फिर ये जो आयरन हो जाएगा वो आपको सेंट्रल मेटल एटम कहलाएगा, लुईस एसिड कहलाएगा, या फिर लोन पेयर एक्सेप्टर कहलाएगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो आयरन है, आयरन को चारों साइड से लिगेंड ने घेर लिया है, और ये जो है वो ढेर सारे क्या डोनेट करने में लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में लगे हुए हैं, क्योंकि लिगेंड के पास क्या हो जाता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, विटामिन B12 आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम, आयरन एंड कोबाल्ट। ये पूछ लिया जाता है कि क्लोरोफिल जो है वो किस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बना हुआ है, तो आप इसमें लिख के आ सकते हैं कि मैग्नीशियम का, हीमोग्लोबिन आयरन का, और विटामिन B12 जो है कोबाल्ट का हो जाएगा। फिर सबसे पहले जो होती है वो हमारी आती है वर्नर थ्योरी। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग थ्योरी पढ़ेंगे, लेकिन जो सबसे बेसिक थ्योरी थी वो वर्नर थ्योरी थी, मेनली बेस्ड है प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के ऊपर। अब प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है तो आपको पूरा पैरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको भी मैंने यहाँ पे एकदम स्मॉल पॉइंट में लिखा है कि प्राइमरी वैलेंसी वो होता है कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, सेंट्रल मेटल पे। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है वो एक ऐसा कोऑर्डिनेशन होता है जिसमें जो कि कोऑर्डिनेशन के नंबर ऑफ कंपाउंड पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने दोनों साइड सेम एग्जांपल ले रखा है, तो इसमें जो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है आप कैलकुलेट करोगे तो आपका +2 आएगा। और यहाँ पे जैसे आयरन है तो आयरन को सराउंड करने वाले कितने मॉलिक्यूल ऑफ साइनाइड के 6 होंगे, तो यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल होंगे, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 6 आ गया है। ये जो होता है प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो आयोनाइजेबल इन नेचर होता है, जबकि ये नॉन आयोनाइजेबल होते हैं, आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसको हम डॉट से डिनोट करेंगे। आयरन में कन्वर्ट नहीं होता तो इसे डॉट से नहीं डिनोट कर सकते हैं, हम इसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और काउंटर आयन के थ्रू इसको हम किसी भी लिगेंड के थ्रू सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब ये वाली जो लाइन यहाँ पे मैंने मार्क की है वो मैंने इसमें ही लिखा हुआ है, और इसके जो भी फॉर्मूला फॉर्म होंगे वो भी इसी के जस्ट सामने लिखा हुआ है। अगर मैंने लिखा 3 मोल ऑफ AgCl तो इतना तो पक्का है कि क्लोरीन जो होगा वो 3 मोल जो होगा वो बाहर आएगा। अगर 2 मोल लिए रहती मैं तो यहाँ पे 2 मोल आता है, और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट बच जाते हैं उसको सारे को आप अपने कॉम्प्लेक्स के अंदर डाल दो, ऐसे करके आप लिख सकते हो। फिर यहाँ पे ऐसे कोबाल्ट हो जाएगा, NH3 का 4 हो जाएगा, क्लोरीन का होल ट्वाइस हो जाएगा और क्लोरीन हो जाएगा इस तरीके से। और लास्ट वाला
एग्जाम्पल आपको ट्राई करना था। कंपाउंड फॉर्मुलेटेड टेबल हो जाएगा द एटम विद द स्क्वायर ब्रैकेट्स फॉर्म द सिंगल एंटाइटी विच डज नॉट डिसोशिएट अंडर द रिएक्शन। ये कहते हैं कि जो भी इस कॉम्प्लेक्स के एंटाइटी में, यानी ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट लगा हुआ है, इसके अंदर जो कंपाउंड होते हैं कैसे होते हैं, नॉन आयोनाइजेबल होते हैं। यही तो हम ऊपर पढ़ के आए सेकेंडरी वैलेंसी के अंदर। अगर मैं COCl3 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 की बात करूँ, जो कि एक अलग प्रॉपर्टी रखेगा आइसोमर से रिलेटेड, फिर ये वहीं लिखा हुआ है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्या क्या फीचर्स और हमें देखने को मिलेंगे। तो वो प्राइमरी सेकेंडरी वाला जितना भी मैंने पॉइंट लिखा था वो इन्होंने यही लिखा हुआ है। तो मूव ऑन करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा का मतलब ये होता है कि हम किस तरीके से, जैसे कि हमारा कोई सा भी, मान लो कि ये कोई सा भी मॉलिक्यूल था, उसका जो 3D स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा, मतलब चार और तीनों एक्सिस के अंदर XYZ, तो उसको ही हम मेनली पॉलीहेड्रा का मतलब ये होता है कि मतलब किसी भी चीज को हम 3D एक्सिस में जब देख रहे होते हैं। थोड़े से एग्जांपल उन्होंने ले रखे हैं। फिर मूव ऑन करेंगे। फिर अगेन जो अभी ऊपर वाला हमने AgCl पढ़ा था, उसी की तरह यहाँ पे भी बिल्कुल सेम एग्जाम्पल ले रखा है, जिसमें 4 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 होल 4 ले रखा है और क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल ले रखा है। क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पे देखो मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड पर मोल ऑफ कंपाउंड विद एक्सेस AgNO3। मतलब मैं क्या कर रही हूँ कि ये मेरा बड़ा सा कंपाउंड है, इसके अंदर AgNO3 डाल रही हूँ तो मेरे को ये कंपाउंड मिल रहा है। तो अगर 2 मोल ऑफ AgCl निकल रहा है तो मतलब जितने मोल भी निकल रहे हैं उसको आप जस्ट बाहर कर दो, और उसके अलावा जितने भी उसको एंटाइटी के अंदर डाल दो। और अगर आपसे इससे प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी पूछे तो आप इजिली निकाल लोगे, क्योंकि मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन करा था। ये पैराग्राफ जो है वो टू मच इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चन भी आ चुके हैं, जैसे कि कैरेनालाइट का वो डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लेते हैं। तो आपको डायरेक्टली ये याद रहना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर याद होना हो लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए। मोर सॉल्ट अगेन टू मच इंपॉर्टेंट, पोटेश एलम हो जाएगा, जो कि हम फिटकिरी भी जिसे कहते हैं, उसका भी यही वाला फॉर्मूला हो जाएगा। फिर अगला हो जाएगा डिसोशिएट इनटू सिंपल आयन हो जाएगा। फिर आयरन साइनाइड 6 फॉर डू नॉट डिसोशिएट इनटू आयरन एंड दिस। मतलब ये वही बोल रहे हैं कि अगर मान लो कि पूरा कॉम्प्लेक्स है तो इसके अंदर जो होगा वो नॉन आयोनाइजेबल नेचर होता है। और मेरे को कमेंट में बताओ कि पोटेशियम का ये फॉर्मूला तो होता है, ये साथ में एक और फॉर्मूला होता है जो कि वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनसीईआरटी में ये मेंशन करा है तो आप ये भी याद कर सकते हो। एक कमेंट में मेरे को बताना कि वो फॉर्मूला क्या है। मोहर सॉल्ट जो होता है उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। फिर मूव ऑन करेंगे। फिर अगला डेफिनेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स प्रिटेनिंग द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो जाएगा कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में पूरी चीज आ जाएगी, यानी आपका डोनर एटम भी आ जाएगा और आपका एक्सेप्टर एटम भी आ जाएगा। तो जो होल स्ट्रक्चर जो कहलाएगा उसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। सेंट्रल एटम जो होता है वो अभी ऊपर ही बता दिया था, जो कि लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, और सेंट्रल एटम जो होता है वो हमेशा जो लिगेंड होता है उसके आगे ही प्रेजेंट रहता है। और ये जो होता है वो, क्योंकि ये एक्सेप्ट करने वाला है तो ये किसकी तरह कर रहा होगा, लुईस एसिड की तरह। अब एक्सेप्ट करने वाला आ गया तो डोनर भी तो आएगा, तो डोनेट करने के लिए कौन आएगा, लिगेंड आएगा। लिगेंड के पास टू मच इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं, मतलब भर भर के भरे रहते हैं। और ये NH2CH2 की अगर मैं बात करूँ तो ये स्ट्रक्चर है इथेन 1,2 डाइअमीन का, जो कि एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो पेपर में अगर आपको ये स्ट्रक्चर दे तो आप तो समझ जाओगे, लेकिन अगर ये वाले स्ट्रक्चर दे दे और वाले, तो ये भी बिल्कुल सेम ही कंपाउंड है लोन पेयर डोनर के नाम पे। अब आएंगे हम डाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट एंड मोनोडेंटेट वाले लिगेंड पे। तो यूनिडेंटेट लिगेंड ऐसा होता है जो कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। डाइडेंटेट जो एक ही टाइम में, बिल्कुल एक ही टाइम में, मतलब साइमल्टेनियसली वो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। और पॉलीडेंटेट 2 से ज्यादा जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसे पॉलीडेंटेट कह देते हैं। इसके एग्जांपल आपको एकदम टिप्स पे याद होने चाहिए, जैसे यूनिडेंटेट के तो बहुत कॉमन से है, क्लोरीन, वाटर एंड आपका अमोनिया। और अगर मैं इसकी बात करूँ डाइडेंटेट की, तो डाइडेंटेट में आपका आ जाएगा इथेन 1,2 डाइअमीन, और साथ में यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सिलेटो। ऑक्सिलेटो और इथेन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ऑक्सिलेटो का स्ट्रक्चर भी बहुत ईजी है। और ये जो होता है वो किसका स्ट्रक्चर आप बताओ, ये है हमारे ग्लाइकोक्साइम का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ग्लाइकोक्साइम का भी स्ट्रक्चर कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आपको ये सारे स्ट्रक्चर जो कॉमन स्ट्रक्चर वो आने ही चाहिए। फिर अगला हो जाएगा, अब हमने डाइडेंटेट लिगेंड पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे पॉलीडेंटेट लिगेंड। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड में इन्होंने सबसे पहले जो एग्जांपल ले रखा है वो EDTA का ले रखा है, दैट इज इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट, या फिर इथेन 1,2 डाइअमाइन टेट्राएसीटेट भी इसे कह देते हैं। इनका स्ट्रक्चर जो होगा वो बिल्कुल सेम है, किसकी तरह, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया था। देखो तो यहाँ पे मैं किसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, EDT का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन हो जाएगा, CH3CO नेगेटिव, CH3CO नेगेटिव, CH3CO नेगेटिव। इस तरीके का हमारा EDTA का स्ट्रक्चर हो जाता है। एक जो कॉमन स्ट्रक्चर है जो कि सब बच्चों का आता है बनाना, वो आता है आपको इथेन 1,2 डाइअमीन का। तो इथेन 1,2 डाइअमीन का तो आपको स्ट्रक्चर आता ही होगा बनाना, तो इसलिए वो मैंने नहीं लिया है क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर है। और इन्होंने भी EDTA का ही स्ट्रक्चर बनाया। और EDTA हम आगे पढ़ेंगे कि लेड पॉइजनिंग में और किस तरीके से सर्जरी में काम आता है, वो भी आगे पढ़ रहे होंगे। फिर चिलेट लिगेंड हो जाएगा। अब ये जो मेनली जो अब ये डोनेट करेंगे अपने अपने इलेक्ट्रॉन, तो एक चिलेटिंग रिंग का फॉर्मेशन कर देते हैं, और इसी को हम क्या कह देते हैं, चिलेशन कह देते हैं। और ये ध्यान रखना कि चिलेटिंग रिंग का फॉर्मेशन पॉलीडेंटेट
डेंटेट लिगेंड और बाइडेंटेट लिगेंड ही करते हैं, इसके अलावा कोई नहीं करेंगे। और चिलेशन प्रोसेस क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और आपको भी पता होगा 11th क्लास में पढ़ा होगा कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, जो कि अपनी हीट रिलीज कर देता है, और जैसे उसने हीट रिलीज करा वो बहुत ज्यादा स्टेबल बन गया। सच कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड चिलेट कॉम्प्लेक्सेस टेंड टू मोर स्टेबल देन द सिमिलर कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग द यूनिडेंटेट लिगेंड। यानी कोई सा एक ऐसा एलिमेंट जिसके पास यूनिडेंटेट लिगेंड है और कोई सा एक ऐसा लिगेंड जिसके पास आपका चिलेटिंग रिंग प्रेजेंट है, तो चिलेटिंग रिंग वाला जो होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से ही उसने रिंग का फॉर्मेशन करा है। एम्फीडेंटेट लिगेंड, एम्फीडेंटेट लिगेंड और बाइडेंटेट लिगेंड में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो एम्फीडेंटेट लिगेंड में हम ऐसे डील कर सकते हैं कि हाँ, एक टाइम पे एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, लेकिन ऐसे करके हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और बाइडेंटेट लिगेंड क्या होता है कि एक ही टाइम पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होंगे, तो इसमें यही होगा कि या तो ऑक्सीजन डोनेट करेगा या फिर नाइट्रोजन, लेकिन एक टाइम में सिर्फ एक ही कर रहा होगा। ऐसे ही इस वाले में भी होगा, ऐसे थायोसाइनेटो एस में भी होगा, थायोसाइनेटो एन में भी होगा। इसी तरीके से लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है कि अगर मान लो कि अभी जो हम सेकेंडरी वैलेंसी पढ़ के आए थे ना, वही है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी किसी भी एटम को कितने आपके लिगेंड ने सराउंड कर रखा है, ये होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। एक ये वाला स्ट्रक्चर है, इसके बारे में एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये बोर्ड का और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसका एकदम फेवरेट वाला क्वेश्चन है। ये है निकल डाई मिथाइल ग्लाइकोऑक्साइम हो जाएगा, जो कि एक बाइडेंटेट लिगेंड है। इसका स्ट्रक्चर वगैरह इसकी डिटेल जो भी जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। इसे हम बाइडेंटेट, अभी ये एकदम कॉमन पॉइंट है, और ये ऐसे पॉइंट मैंने लिखे हैं जो कि आपके 1 से लेकर के 1.5 नंबर में आते हैं आपके पेपर में। तो आपको ये पॉइंट स्ट्रिप्स पे याद होने चाहिए कि डीएमजी जो है 2 नेगेटिव जो होता है बाइडेंटेट लिगेंड है, इसका कलर रोजी रेड होगा, डोनर एटम्स में नाइट्रोजन होगा, चिलेटिंग रिंग का फॉर्मेशन करेगा। इसमें 5 मेंबर के 2 रिंग होते हैं, 6 मेंबर के भी 2 रिंग होते हैं, और स्क्वायर प्लेनर होता है, दैट इज योर sp2 हो जाएगा। प्लेनर मॉलिक्यूल हो जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को मिलता है। कोऑर्डिनेशन स्पेयर का मतलब वही होता है कि जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो एक पूरी एंटाइटी फॉर्म होती है, वही वाली चीज है कोऑर्डिनेशन स्पेयर। वो काउंटर आयन जिसके अंदर हमारा बाहर काउंटर आयन प्रेजेंट होगा, अंदर जो होगा वो आपका लोन पेयर डोनर एंड लोन पेयर एक्सेप्टर प्रेजेंट होगा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन को मैंने मीनिंग आपको पहले बता दिया कि 3D अरेंजमेंट जब हम किसी भी मॉलिक्यूल की करते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं? कोऑर्डिनेशन का पॉलीहेड्रॉन। और यहाँ पे मैंने कुछ मतलब कुछ एलिमेंट के, वैसे तो इन्होंने मेंशन करा हुआ कुछ एलिमेंट और मैंने यहाँ पे मेंशन करे, लेकिन ये एलिमेंट जो होते हैं वो बहुत ही रेयर केस होता है जो कि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें मैंने लीनियर ले रखा है ट्राइगोनिक, बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल, प्लेनर। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी साथ में लिखा हुआ है। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, इन्होंने जितने भी स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखे हैं वो एकदम कॉमन वाले दे रखे हैं, और जो मैंने ले रखे हैं वो रेयर वाले ले रखे हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस तो होगा ही। फिर इन्होंने बोला ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब आप कैसे करोगे कि अगर मान लो मेरे को कॉपर का निकालना है, तो कॉपर का अगर मेरे को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो कॉपर को ही जिसका निकालना है उसी को सेलेक्ट कर लो। और साइनाइड का मेरे को पता है कितना होता है, -1 होता है, माइनस का 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? माइनस का 3 प्लस का 4 एंड दैट इज योर प्लस का 1। और बाकी आपको केटाइनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड और न्यूट्रल एटम के बारे में पता होगा। आपके को पहले से ये वाली चीज पता है, इसलिए मैंने ये चीज इंपॉर्टेंट मतलब लिखी नहीं है, क्योंकि ये एकदम बेसिक सी चीज है और ये सबको पता ही होती है। होमोलैक्टिक एंड हेटेरोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स, एक बार इसका डिफरेंस आया था बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो होमोलैक्टिक ऐसा होता है जिसमें हमारे लिगेंड जो होते हैं वो सारे के सारे सेम ही होते हैं, और हेटेरोलैक्टिक जैसे नाम ही सजेस्ट करता है कि जिसमें आपके लिगेंड जो होते हैं वो अलग अलग होंगे। अब वो 2 टाइप्स के लिगेंड भी अलग डिफरेंट हो सकते हैं, या फिर सारे टाइप्स के भी लिगेंड अलग हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, तो नॉमेनक्लेचर में हमारे वैसे तो 3 होते हैं, दैट इज और केटाइनिक कॉम्प्लेक्स, एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स भी होता है। लेकिन जब हम केटाइनिक कॉम्प्लेक्स और एनायनिक कॉम्प्लेक्स लिखना सीख ले जाते हैं तो न्यूट्रल वाला तो खुद ही हो जाता है। तो इन्होंने बोले हमने रूल्स लिखे हैं यहाँ पे कुछ केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, तो केटाइनिक कॉम्प्लेक्स को सबसे पहले आप पहचानोगे कैसे? तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, अगर मैंने मतलब कैलकुलेट करा ऑक्सीडेशन स्टेट, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो उसे हम कह देंगे केटाइनिक कॉम्प्लेक्स। और केटाइनिक कॉम्प्लेक्स के लिए हम यहाँ पे क्या चीज फॉलो करेंगे? LMO, जैसे कि हमारी LOC होती है वैसे ही हमारा यहाँ पे क्या होगा? LMNO, LMO हो जाएगा, जो कि हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। लीगेंड विद, अब ये एल क्या है? लीगेंड विद नंबर एंड अल्फाबेटिक, यानी कि जो भी हमारा लीगेंड है, अगर हम केटाइनिक कॉम्प्लेक्स की बात करें तो जो भी हमारा लीगेंड है उसको अगर हम लिख भी रहे हैं तो मतलब जो भी उसका अल्फाबेटिक नंबर होगा वो भी साथ में लिखेंगे। और साथ में यहाँ पे हम फिर क्या लिखेंगे? उसके बाद सेंट्रल मेटल लिखेंगे, सेंट्रल मेटल लिखने के बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट भी वो भी रोमन में लिख रहे होंगे। फिर इन्होंने बोला है नेम ऑफ एनायनिक विदाउट नंबर, क्योंकि केटायन तो आगे होगा और पीछे क्या प्रेजेंट होगा? एनायन। तो एनायन का अगर नेम भी लिखना है तो हमें कैसे नाम लिख रहे होंगे एनायन का?
एनायन का हम इस तरीके से नाम लिखेंगे कि उसमें ना तो हम नंबर लिख रहे हैं ना अल्फाबेटिक का कोई ऑर्डर है। ऐसे ही हम एनायनिक कॉम्प्लेक्स के साथ भी डील कर रहे होंगे। जैसे सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स है, अब मैंने एनायनिक कॉम्प्लेक्स लिखा है तो इसमें कॉम्प्लेक्स यानी जो नेगेटिव चार्ज होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, हमारे उस कॉम्प्लेक्स पे प्रेजेंट होगा। तो इसमें भी वही है, नंबर ऑफ कैटायन हो जाएगा विदाउट। ये मतलब आप सीक्वेंस में याद कर लेना, इतना मतलब आपको 2 पेज नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर आपने इतनी चीजों को याद कर लिया और समझ लिया। और इसका भी मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ एग्जाम्पल ले रखा है कि ताकि आपको समझ सा आ जाए कि मतलब हम किस तरीके से कह रहे हैं कि इसमें ये चीज एग्जिस्ट कर रही है या फिर एग्जिस्ट नहीं कर रही है। चलो एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, फिर पता लग जाएगा कि कितना आता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं कौन सा एग्जाम्पल, वैसे देखा जाए तो सारे एग्जाम्पल आसान से है। अब देखो चलो ये वाला ले लेते हैं। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे क्लोरीन का 3 नेगेटिव होता है, ये माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या चढ़ा देगा, मतलब कॉम्प्लेक्स पे क्या चढ़ा देगा, प्लस का 3 चढ़ा देगा। अब इसने प्लस का 3 चढ़ा दिया। अब इसमें मैंने अगर मान लो ये पहली बात किसका कौन सा कंपाउंड हुआ, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हुआ। जब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हुआ तो मैंने कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले आपको क्या बताया था कि जो भी हमारा कैटायन है उसका नाम लिखो और विद अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना, और साथ में जितने भी नंबर दे रखे उसमें भी लिखना। तो हमें पता है कि अमीन होगा और ये एक्वा होगा। तो अमीन और एक्वा में से सबसे पहले क्या आएगा, आपका अमीन आएगा। और अमीन के नंबर कितने दे रखे, 3 दे रखे। तो मैंने क्या लिखा, ट्राई अमीन लिखा, फिर ट्राई एक्वा लिखा और क्रोमियम लिखा। फिर उसके बाद मैंने लिखा था ना कि ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, वो भी किसके अंदर, रोमन नंबर के ऑर्डर में। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या निकाला, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला। और फिर आगे जाकर के क्या निकालती हूँ मैं, फिर क्लोराइड हो जाएगा। क्लोराइड में मैंने आपको कहा था कि एनायन का कोई ना तो नंबर लिखेंगे और ना ही कोई इसका अल्फाबेटिक ऑर्डर होगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब एनायन वाला कॉम्प्लेक्स आप खुद ट्राई करना। ये जो होता है इसकी हम डिफरेंट वैरायटी पढ़ते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के केस में, लेकिन बोर्ड में अगर इसके बेसिस पे क्वेश्चन आएगा तो यही वाला एलिमेंट वो पूछेंगे। और ये एलिमेंट जो होता है वो वैसे ही बहुत सिंपल सा है कि एजी पॉजिटिव एक अगर पॉजिटिव होगा तो इसमें दूसरा वाला कैसा होगा, नेगेटिव होगा। डायमीन हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, डाइसाइनाइड हो, अर्जेंटेट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अगर मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपको आगे लेक्चर पढ़ाऊंगी तब आपको मैं ये डिटेल में इस कंपाउंड के बारे में बताऊंगी। तो अगला हो जाएगा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में हम बात करें तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो जाएगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 2 तरीके के आइसोमेरिज्म होते हैं, एक तो बेस्ड होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे, एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दैट इज और कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो यहाँ पे 4 है। और इस वाले का क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। 2 ही कंडीशन होती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी हमारी 2 वैरायटी होती है, एक टेट्राहेड्रल वाली, एक स्क्वायर प्लेनर वाली। कोऑर्डिनेशन में हमारे सिर्फ एक ही वैरायटी होती है दैट इज और ऑक्टाहेड्रल वाली। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। और मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा भी और नहीं भी करेगा। लेकिन आपका जो टेट्राहेड्रल होता है वो कभी भी जीआई नहीं शो करता है। इसलिए नहीं शो करता है, इसका मेन रीजन यही है कि इसका जीआई ना शो करने का, कि अगर मैं इसका 3D स्ट्रक्चर देखूँ इस टेट्राहेड्रल वाले कॉम्प्लेक्स का, तो जो डिस्टेंस होता है वो सारे एलिमेंट का सेंटर से क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। और हमने पढ़ा हुआ है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो एलिमेंट शो करते हैं जो कि मतलब कहीं कोई ऊपर कोई नीचे, कोई ऊपर कोई नीचे, मतलब सबकी पोजीशन जो होती है वो अलग अलग होती है। इस वजह से आपका टेट्राहेड्रल नहीं शो करता है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही पढ़ा रही हूँ, वो भी फर्स्ट चैप्टर से ही, कि जो एक्टिव कंपाउंड होता है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है, जो इनएक्टिव हो जाता है वो सुपर इम्पोजिबल हो जाता है। लिंकेज आइसोमेरिज्म, ये सारे इसके टाइप्स देखेंगे। अब इन्होंने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में यहाँ पे कुछ डिफाइन करके लिखा है। और यहाँ पे एकदम मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि अगर मेरे को कोई सा कॉम्प्लेक्स Ma4 दिया हुआ है या फिर Ma5 भी दे रखा है तो इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं लगने वाला है। लेकिन Ma2 B2 दे रखा है तो इसमें जीआई लगेगा, 2 लगेगा। और 2 वाले कंपाउंड है तो सिस और ट्रांस लगेगा। अभी सिस और ट्रांस में भी मैं डिफरेंस बताऊंगी आपको। MABCD अगर 3 कंपाउंड है तो हमारे इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होगा वो कितना होगा, 3 होगा। Ma4B2 है तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होता है वो कितने होंगे, 2 होंगे। सिस और ट्रांस हो जाएंगे। बच्चों मैं आपको एक ऐसी सीरीज दे रही हूँ जिसमें ना तो आपको किसी नोट्स की जरूरत है, ना ही आपको एक बड़े बड़े लेक्चर देखने की जरूरत है। मैं आपको वो भी एनसीईआरटी की लाइन दे रही हूँ और उसमें भी एनसीईआरटी लाइन मैंने इस तरीके से एक्सप्लेन करी है कि एक भी लाइन छूटी नहीं है, एकदम डिटेल में मैंने एक्सप्लेन की है और एकदम शॉर्टकट में एक्सप्लेन किया है ताकि आपको ज्यादा टाइम भी ना लगे। अब ये देखो MABXL वाला जो मैंने जिसका क्या कहा था कि जिसके आपके 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे, तो ये कहते हैं कि 2 तो सिस वाले होंगे और 1 ट्रांस वाले होंगे। सिस का मतलब क्या होता है, ऑन द सेम साइड, एंड ट्रांस वाले का मतलब क्या हो जाता है, ऑन द डिफरेंट साइड। अब यहाँ पे भी इन्होंने सिस और ट्रांस वाला बताया है, ये इन्होंने A2 और B2 वाला बनाया। देखो क्लोरीन ऑन द सेम साइड प्रेजेंट है और NH3 ये जितने भी NH3 होंगे, अब ये इसमें नंबर फिक्स नहीं हो सकता कितने भी NH3 एक साइड प्रेजेंट है तो इसे सिस कह देंगे। ट्रांस क्या कह देते हैं, ट्रांस मतलब अपोजिट हो जाएगा, यानी क्लोरीन अगर यहाँ पे है तो इसके सामने भी क्लोरीन होगा। जैसे अमोनिया है तो अमोनिया के सामने अमोनिया, अमोनिया है तो अमोनिया के सामने अमोनिया हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं सिस और ट्रांस में से आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन दिखाएगा, तो आपका आंसर क्या जाएगा, सिस जाएगा, क्योंकि ट्रांस जो होता है वो कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। यही चीज इसमें लिखी हुई है। फिर इन्होंने बोला NH2 CH2 इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन का भी एक स्ट्रक्चर सिस वाला
वाला बनाया है और एक साथ में ट्रांस वाला बनाया है। इसमें भी सेम आंसर ये होगा कि आपका सिस वाला जो होता है वो ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा। अब हम थोड़ा सा और मूव ऑन करेंगे तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे आपका फेशियल वाला आइसोमर और मेरीडियोनल हो जाता है। दोनों का फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल सेम है और उसका फॉर्मूला देख के ऐसा लगता है कि आपका मतलब दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखने को जरूर से मिलेगा। तो अगर मैं ये आपके फेशियल की बात करूँ तो फेशियल जैसे नाम से ही पता चल रहा है फेस, तो फेस क्या होगा, आगे की तरफ से होगा। तो ये देखो यहाँ पे जो NH3 मैंने यहाँ पे लगा रखा है वो कहाँ की तरफ से, आगे की तरफ से है। और ये पीछे की तरफ से भी देखो तो मैं एक तरीके से फेस साइड तो बन रहा है। और अगर मैं मेरीडियोनल बोलूँ तो मेरीडियोनल में क्या होता है कि जो हमारा ये क्वाड्रिलेटरल इन्होंने बना रखा है उसमें उसका पहले क्या कर दो, आप आधा कर दो और आधा करने के बाद जो आपका इस साइड वाला कंपाउंड है उसको या तो फॉर्म कर दो। आप इन्होंने यहाँ पे भी बना रखा है, आप इस साइड को भी बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि आपको जो भी क्वाड्रिलेटरल कंपाउंड है उसका पहले आधा करो। आधा करने के बाद फिर उस हिसाब से अपने कंपाउंड को दो और इसी को हम क्या कह देंगे, आपका मेरीडियोनल कह देंगे। मूव ऑन करेंगे। फिर इस हिसाब से इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, इन्होंने क्या बोला हुआ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नॉट पॉसिबल। ये मैंने टेट्राहेड्रल का मैंने आपको ऊपर ही रीजन बता दिया था, सेम रीजन इन्होंने भी मेंशन करा होगा। फिर इन्होंने बोला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डी और एल हो जाता है। डी और एल में क्या डिफरेंस होता है कि जो कि आपकी प्लेन पोलराइज राइट को राइट शिफ्ट करती है वो डेक्स्ट्रो हो जाएगा और लेफ्ट शिफ्ट करती है वो लीवो रोटेटिव हो जाएगा। एनाइंसोमर आपने ये भी पढ़ा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही कि जो एनाइंसोमर होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव, और जो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल। हैंड वाला एग्जाम्पल लेके पढ़ा था ना तो आपको याद होगा। फिर उन्होंने बोला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्विंग द डाइडेंटेट लिगेंड, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है बहुत कॉमन सी चीज है वो भी ऑक्टाहेड्रल जैसे कॉम्प्लेक्स के अंदर, जिसके अंदर हमारा कैसा होता है डाइडेंटेट वाला लिगेंड हो जाता है। सिस आइसोमर शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, जो सिस आइसोमर हो जाता है वो कहीं ना कहीं कैसी एक्टिविटी शो कर रहा होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा होगा। ऐसे हमारा जो ट्रांस वाला है वो तो नहीं शो करेगा। ये भी चीज मैंने आपको बताई। अब इन्होंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रखी है, खुद से प्रैक्टिस करना। फिर अब लिंकेज आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज से नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसा आइसोमेरिज्म जो कि एम्फीडेंटेट लिगेंड होता है। एम्फीडेंटेट लिगेंड अभी बताया था मैंने आपको कि एक टाइम में इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहीं ना कहीं दे रहा होता है, लेकिन होंगे दो या दो से ज्यादा, लेकिन एक टाइम में सिर्फ एक ही डोनेट करा होगा। तो इन्होंने कुछ कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं, जैसे थायोसाइनेटो का एन ले रखा है, थायोसाइनेटो एस ले रखा है, यहाँ पे नाइट्रो का ओ ले रखा है और साथ में नाइट्रो का एन भी ले रखा है। इसके एकदम कॉमन से एग्जाम्पल है। तो एम्फीडेंटेट लिगेंड के नाम के थ्रू हम लिंकेज वाला याद कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में बच्चों को दिक्कत होती है, तो मैंने बिल्कुल यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा है कि अगर मान लो मेरे पास ये दोनों कॉम्प्लेक्स है तो मैंने इसमें क्या करा, जो मेरा लिगेंड था उसको ही मैंने क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया, यानी इसके लिगेंड को इस साइड शिफ्ट कर दिया, इसके लिगेंड को इस साइड शिफ्ट कर दिया। तो अगर ऐसे चेंजेस देखने को मिले तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कह देंगे। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन से नाम से ही पता चल रहा है कि हमने क्या करा है, जो भी हमारा बाहर मतलब जो हमारे कॉम्प्लेक्स से बाहर मॉलिक्यूल है उसको क्या करवा दिया, उसका आयोनाइजेशन करवा दिया, उसको बाहर निकलवा दिया। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो बाहर वाला बॉन्ड होता है वो वैसे भी आयोडिक इन नेचर होता है, और ध्यान रखना जो अंदर वाले बॉन्ड होते हैं आपस में वो कैसे होते हैं, कोवलेंट इन नेचर होते हैं। तो अगर मैंने सल्फेट के अंदर बेरियम क्लोराइड डाला तो मेरा बेरियम सल्फेट निकलेगा, और साथ में अगर मैंने इसके अंदर सिल्वर सल्फेट डाला हुआ है तो आपका सिल्वर क्लोराइड निकलेगा। इसी तरीके से हम देख लेंगे सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म का मतलब होता है सॉल्वेट इन द सेंस हम बात करें वाटर की, चाहे वो एक वाटर का मॉलिक्यूल हो चाहे वो दो वाटर का मॉलिक्यूल हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वाटर का मॉलिक्यूल आपके विद इन द कॉम्प्लेक्स ही प्रेजेंट है, आउटसाइड नहीं प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी आप उसे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोलोगे। मतलब एक भी वाटर का मॉलिक्यूल कहीं भी आ जाए, चाहे वो कॉम्प्लेक्स के अंदर आए चाहे कॉम्प्लेक्स के बाहर आए, आप तब भी उसे क्या कहोगे, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहोगे। और ये मेनली वाटर के नाम से ही जाना जाता है ये वाला रिएक्शन। फिर मूव ऑन करेंगे। फिर मैं बोला बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि हम किस तरीके से बॉन्डिंग पढ़ेंगे। तो अभी सबसे पहले तो हम वर्नर थ्योरी पढ़े, फिर उसके बाद कौन सी थ्योरी आई, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की थोड़ी सी इसके बाद वैसे बीबीटी थ्योरी आई थी, बीबीटी के बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की मॉडिफिकेशन की तो लिगेंड फील्ड थ्योरी आई। फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आई, जिसमें से हम ये लिगेंड फील्ड थ्योरी और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तो आई थिंक आपने कोवेलेंट कंपाउंड जो आपका 11th का चैप्टर है वहां पे पढ़ा होगा, तो आपको वहां से मतलब अभी अगर ऐसा लगता है कि आपको नहीं आता एमओटी तो अभी इसमें कोई जरूरत नहीं है। 12th के केस में तो वैसे भी कोई जरूरत नहीं है, होगा भी जरूरत आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब आप पढ़ सकते हो। अभी ये पढ़ने मत बैठना, टाइम आपका वेस्ट होगा। फिर इन्होंने बोले नंबर ऑफ ऑर्बिटल एंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो ये वही sp3 जो होता है, ये जो मैंने आपको वो उससे मतलब पूरा एक जो टेबल बनाया था साइड कॉर्नर में वही वाला ये टेबल है। अब ये कहता है बीबीटी थ्योरी। अब देखो बीबीटी थ्योरी इन्होंने 2 से 2.5 पेज में यहाँ पे खत्म की है। इसको भी मैंने बिल्कुल जितने भी आप को ये मेरे को पक्का भरोसा है कि आपको ये वाला पैराग्राफ जो होंगे वो बीबीटी के उतने अच्छे से समझ नहीं आएंगे, और समझ नहीं आएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए मैंने जितने भी यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं, और एक भी पॉइंट मैंने मिस भी नहीं करा है। तो ये थ्योरी जो होती है वो हमें एक्सप्लेन करती है, ये मतलब इसकी थ्योरी जो होती है वो ये मतलब बीबीटी जो होता है किस पे बेस्ड होता है, हाइब्रिडाइजेशन पे, ज्योमेट्री पे एंड मैग्नेटिक बिहेवियर पे। और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था डी ब्लॉक के अंदर, म्यू इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय n+2, यहाँ पे n जो था वो क्या था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है, अगर मान लो कोई एक
ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही एब्सेंट है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, डायमैग्नेटिक कह देते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होता है वो कहीं ना कहीं किस तरीके से हमें देखने को मिलेगा कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होता है, जहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड दिख जाए वहीं पे बैक पेयरिंग जो होती है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट कर दो। बैक पेयरिंग का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कि अगर मैं किसी भी एलिमेंट की बात करूँ, अभी तो मैं मान लो 3 सब शेल लेके चल रही हूँ, ठीक है, 3 सब शेल, और ये बैक पेयरिंग जैसी प्रॉपर्टीज होती है वो आपकी डी सब शेल में होती है, तो मैंने 5 ले लिया। बैक पेयरिंग ये होगा कि अगर मान लो 1 2 3 लिखा, फिर मैंने फिर 4 लिखा, फिर 5 लिखा। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने ये सारे लिख दिया, अब मैं बाकी के इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, या तो यहाँ पे भेजूंगी या फिर कहीं और भेजूंगी। अब मेरे पास ऑप्शन तो यही है कि मैं यहाँ पे भेजूं, तो अब मैंने यहाँ पे भेज दिया, फिर यहाँ पे भेज दिया, मान लो अब ये 3 मॉलिक्यूल बच गए। तो अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तो ये पीछे वाला जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो भी आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इसी को हम क्या कह देते हैं, बैक पेयरिंग कह देते हैं। और बैक पेयरिंग जो होता है वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में होता है, और अगर वीक लिगेंड रहता तो जैसा मॉलिक्यूल अभी आपको दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही शो होता, कोई चेंज उसमें देखने को नहीं मिलता। वीक में मैंने यही लिखा है कि उसके अंदर बैक पेयरिंग क्या होगी, एब्सेंट होगी। फिर उन्होंने बोला स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होता है उसके नाम आपको याद होना चाहिए, दैट इज कार्बोनाइल, लिथियम 1 2 डायमीन, साइनाइड हो जाएगा, NO2 हो जाएगा, एंड अमीन हो जाएगा, एक्सेट्रा। और वीक लिगेंड की भी आपको पहचान होनी चाहिए। देखो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपको नहीं भी रिमेंबर रहता तो वीक लिगेंड एक सिंपल निमोनिक्स के साथ याद कर लो, तो आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड में डिफरेंस एटलीस्ट पता ही लग जाएगा। दैट इज और हेलो वाटर OH दे दो अपना। तो ये वीक लिगेंड जो होता है वो कहता है हेलो वाटर OH दे दो अपना। हेलो इन द सेंस की सारे के सारे हेलोजन जो होते हैं वो आपके वीक लिगेंड कहलाते हैं, और जो वाटर इन द सेंस की वाटर भी जो होता है वो भी आपका वीक लिगेंड ही कहलाता है। तो जितने भी हेलोजन और वाटर होते हैं वो सारे वीक लिगेंड कहलाते हैं, और मेनली क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी पे आता है। और बीबीटी के जो ये वाला मैंने क्वेश्चन करा है बिल्कुल ऐसे आप बोर्ड में करके आना, तो आपको अगर 3 या 4 नंबर का होगा तो पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। आप देखो यहाँ पे निकल कार्बोनाइल ले रखा है। कार्बोनाइल सबसे पहले देखो कि यही वीक लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग था, हमने देखा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड देखने के बाद हमने क्या करा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने के बाद हमने इसको अब अपने सब शेल में भरना चालू कर दिया। सब शेल में भरेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट, तो एक एक करके पहले एक एक करके हाफली फिल्ड कर देंगे, फिर उसके बाद इस तरीके से फिल करेंगे, क्योंकि हमारा ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड था। तो अभी सिखाया था मैंने क्या होगी, बैक पेयरिंग होगी, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, और ये वाला सब शेल जो होगा वो हमारा खाली बच जाएगा। तो ये जो हमारा एस वाला है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ही शिफ्ट हुआ तो हमारा सारे मॉलिक्यूल हमने देखा कि किस नेचर का है, डायमैग्नेटिक नेचर का। इसका शेप जो होता है वो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, क्योंकि sp3 ऑर्बिटल मतलब जो भी ऑर्बिटल आपके खाली रहते हैं उसके हिसाब से हम उसका शेप बताते हैं। और एक और क्वेश्चन इसमें पूछ लेता है कि हमारी हाई स्पिन है कि लो स्पिन है। तो हाई स्पिन हमेशा ध्यान रखना कि हाई स्पिन जो होता है वो पैरामैग्नेटिक के केस में होता है, ना कि आपके डायमैग्नेटिक के केस में होता है। फिर उन्होंने बोला इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन हो जाएगा, पेयर्ड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एंड हाई स्पिन हो जाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये हो जाता है कि अब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ये होगा कि विद इन द डी सेल आपकी बॉन्डिंग हो रही है, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ये होता है कि जब आपके सब शेल जो होता है वो बाहर की तरफ खाली है, दैट इज योर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब देखो आपको इतने बड़े पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इतना सारा एक तो आप पढ़ोगे तो पहली बार में तो आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन मैंने जो लिखा है वो ही पढ़ लेना, उतना ही काफी है। फिर इन्होंने बोला था स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस इज इतना, प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब इन्होंने जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया था ठीक उसी तरीके से ये दे रखा है क्वेश्चन, ये खुद से सॉल्व करना, फिर आ जाएगा लिमिटेशन ऑफ बीबीटी। अब बीबीटी थ्योरी दे तो दी, अब इसमें दिक्कत क्या थी, क्या मैं किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर मैं बेसिक डिफरेंस देखूं जो कि मुझे याद है, अभी मैंने इस पॉइंट को नहीं पढ़ा लेकिन मेरे को जो जो याद है मैं उस हिसाब से बताती हूँ आपको, कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो होता है, क्या उसमें मैंने कलर के बारे में पता करा, मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में जरूर पता करा था, क्या मैंने उसके अंदर एंजप्शन मतलब जितने भी मेरे आगे के फीचर्स होते हैं 3D से रिलेटेड, 3D एक्सिस से रिलेटेड, मतलब किस तरीके से वो रोटेट करता है, कितना रोटेट करता है, मतलब पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। आप ये कहोगे कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक तो हम जान गए थे, लेकिन वो चीज भी इन्होंने बाद में डिफाइन की थी, जब तक बीबीटी थी तब तक हमें नहीं पता था कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक क्या होता है। तो अब इसके थोड़े से पॉइंट पढ़ेंगे। इट इन्वॉल्व्स द नंबर ऑफ एंजप्शन, यानी इसके अंदर बहुत सारी अभी भी कमियां थी। फिर नंबर इट डज नॉट हैव द क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैग्नेटिक डाटा, इसके कोई क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन जो होता है मैग्नेटिक डाटा का था नहीं। इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये मेनली कलर के बारे में भी कोई बताता नहीं था। इट डज नॉट गिव अ क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटीज ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर, मतलब इसको तो ये भी नहीं पता था कि ये तो समझ था कि टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों अलग होते हैं ये सब चीजें नहीं पता था। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो बच्चों ये जो था ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। अभी मैं इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल आज ही अपलोड कर दूंगी, तो अगर आपको डाउट हो तो आप सेकंड पार्ट में भी पूछ सकते हो, क्योंकि एक लेक्चर जो होता है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, फिर आपको भी लेजी फील होता है, और फील होता है कि लेक्चर कैसे जल्दी खत्म हो, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में कन्वर्ट कर रखा है, ताकि आप बीच में 5 मिनट का ब्रेक लेकर फिर आप इसका पार्ट 2 भी पढ़ो। तो अब हमारा पार्ट 2 जो होता है वो स्टार्ट होगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। तो मिलते हैं अगले पार्ट 2 में इसी लेक्चर के।